नमल बाय निम्रा अहमद। क्या है हाशिम भाई कि आजकल के बच्चे थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हैं। कान खुजाते हुए उसने मासूमियत से खुद कलामी की और इसी एतमाद से सीढ़ियाँ उतरने लगा। दाखिली दरवाजे के करीब दीवार पे बहुत से डिजिटल फ़ोटो फ्रेम आवेजा थे। इनमें तस्वीर स्लाइड शो की सूरत हरकत कर रही थीं। हुनैन और सीम बातें करते हुए काफ़ी शौक से इनको देख रहे थे। हाशिम, नौशेरवां और बाकी की तस्वीर बचपन, यूनिवर्सिटी, तब सब तरह की। सादी अभी सीढ़ियाँ उतरकर आया ही था कि हाय सादी। नौशेरवां जो जेबों में हाथ डाले एक मुजस्मे से टेक लगाए खड़ा था, पुकार कर बोला। सादी घूमा। वो आदतन बगैर कोट के सुनहरी शर्ट पर स्याह वेस्ट में मलबूस था और इस्तेहज़ाइया मुस्कुराकर उसे देख रहा था। अपने बहन भाई को ले आया करो ना कभी इधर, देखो कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। उन्होंने शायद ऐसी चीज़ें पहले नहीं देखी हैं। सादी ने एक नज़र दूर खड़े दोनों पे डाली। हाँ, उन्होंने तुम जैसी चीज़ें कम ही देखी हैं। मगर नौशेरवां ने जैसे नहीं सुना। मगर इनका कसूर नहीं है। गुर्बत और छोटा ख़ानदान बहुत बड़ी मुसीबत है, तासुफ से कहते उसने सर हिलाया। अगर तुम ये चाहते हो मैं भड़क कर तुम्हारे ऊपर हमला करूं और तुम सब में मेरा तमाशा बनाओ तो ऐसा नहीं होगा। मैं मेहमान आया हूँ, आदाब मेहमानी मुझे आते हैं, संजीदगी से कहकर वो मुड़ गया। उसका रुख दाखिली दरवाजे की सिमत था। तुम्हारी बहन काफ़ी बड़ी हो गई है, नौशेरवां ने फिर पुकारा। अब के हमला मुख्तलिफ नौयत का था। सादी के कदम जंजीर हुए। उसने गर्दन मोड़ी, आंखों में सुर्खी उभरी, लब भींचे। मगर इससे पहले कि वो झपट कर भींची हुई मुट्ठी को नौशेरवां के चेहरे तक लेकर जाता, क्या बोला है? किसकी बहन की बात की है? हाँ, फारस बरहमी से बोलता तेज तेज कदम उठाता इधर आ रहा था, ऐसे कि वो जो सादी से 2 इंच लंबा था। सादी के आगे आकर नौशेरवां की तरफ बढ़ा। नौशेरवां वाकई गड़बड़ाया गया। उसने फारस को आते नहीं देखा था, मगर लापरवाही से शाने झटके। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो 2 कदम पीछे हटा। बकवास मत करो, मेरी बहन की बेटी का नाम मत लेना आइंदा, वरना हाथ और पांव सलामत नहीं रहेंगे तुम्हारे। बात समझ में आई या नहीं? हाँ, घूरते हुए उंगली से इसके सीने को पीछे धकेला। तभी हाशिम ने आकर तेजी से दोनों हाथों से दोनों को दूर किया। वो अभी अभी सीढ़ियाँ उतरता इधर आया था। क्या मसला है? क्या हुआ? सुलह जो अंदाज में उसने फारस का कांधा थामा, मगर फारस ने झटके से छुड़ाया और तैश भरी निगाहों से हाशिम को देखा। अपने भाई को समझा लो, इस तरह की बकवास आइंदा की तो मैं जुबान से जवाब नहीं दूंगा। इर्द गिर्द मौजूद लोग देखने लग गए। दूर खड़े हुनैन और सीम भी मुतवज्जा हुए। मामू और नौशेरवां मद्दे मुकाबिल थे। अच्छा ठीक है, मैं माजरत करता हूँ, तुम ठंडे हो जाओ, कहते हुए वो बार बार सर्द निगाहों से सादी को देखता। फारस कहकर सर झटक कर आगे बढ़ गया और सादी हाशिम से निगाह मिलाए बगैर अपनी बहन और भाई की तरफ चल दिया। मेरा कसूर नहीं था भाई, तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, हाशिम ने उससे और खावर से सख्ती से कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो मुझे चकमा देकर निकल गया। वो मेरे कमरे में घुसा और उसने गुस्से से कहते काउच को ठोकर मारी। खावर कमरे की हर शे चेक कर रहा था। कमरे के अंदर कैमरे नहीं थे, सो इसके आने का मकसद वाज़ेह न था। मगर वो अंदर क्यों आया था? नौशेरवां हक्का बक्का रह गया। फिर हैरत की जगह तैश ने ले ली। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी इतनी हिम्मत, वो गुस्से से कहता खोलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाशिम ने बाजू से पकड़कर उसे रोका। चुप करो, फारस और तुम में कोई फ़र्क है या नहीं? इसी की तरह हर वक्त हाथ की जुबान मत इस्तेमाल किया करो। मगर सर, वो अंदर क्यों आया था? कुछ लेने आया था या कुछ रखने? पूरे कमरे को डीबग करो, माइक्रोफोन, कैमरा सब ढूंढो। अगर वो जासूस है तो अब तहम्मुल से तमाशा देखेगा, और अगर चोर है तो सबसे पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा।
हाशिम तेज तेज चीजें उलट पुलट करते हुए कह रहा था। वो डिस्टर्ब था, गुस्से में था, मगर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही एग्जैक्ट पे पहुंचे, तुम उसे रोकोगे। मुझे ऐसे मत देखो, जो कह रहा हूं वो करो। खावर को झिड़क कर वो कहने लगा। और डीए, भाड़ में गई डीए। वो बाहर आया। फियोना ट्रे उठाई जा रही थी। मैरी एंजिलो से नेकलेस लेकर मम्मी ने कहाँ फेंका था आया? वो उसका रास्ता रोक कर बोला। फियोना एकदम रुक गई। उसी गमले में किसी नौकर की हिम्मत नहीं हुई कि मेरा एक काम करो। वो जल्दी जल्दी उसे समझा रहा था। फियोना आया। सर हिलाती अलर्ट सी उसका चेहरा देख रही थी, जिस पे पसीना था और रंग भी जर्द था। हाशिम ठीक नहीं था। हम घूम फिर के कूच आए, कातिल से आए हैं। बस अब हम घर जा रहे हैं। दोनों को साथ लेकर लॉन की तरफ जाते सादी ने बताया। तभी पीछे से आती मुलाजमा उससे टकरा गई। ट्रे गिरी, बर्तन बिखर गए। आई एम सॉरी सॉरी सर, प्लीज। फियोना बौखलाते हुए माजरत करती बर्तन समेटने लगी। सादी ने इट्स ओके कहकर कोट जरा सा झाड़ा और आगे बढ़ गया। अभी चले जाएं? मगर अभी तो खाना भी नहीं लगा। हुनैन ने लॉन में अपनी मेज तक आकर दबा दबा सा एहतजाज किया। सीम खामोश रहा। वो दोनों वजह से ला इल्म थे, मगर लाउंज का झगड़ा देख चुके थे। खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाएंगे। बस चलो यहाँ से। सादी ने जुमर को देखा। वो अकेले खड़ी थी। वो जल्द भला देने वालों में से कभी नहीं थी। सौ फौरन राजी हो गई। वो इस माहौल से फरार चाहती थी। हाँ चलो, बड़े अब्बा ने भी जल्दी आने को कहा था। जवाहरात से उसी ने इजाज़त ली। उसके इसरार और हैरत के बावजूद वो वापस आई और चलने का इशारा किया। बरामदे की सीढ़ियों पर खड़ा हाशिम इन्हीं को देख रहा था। कान का आला उंगली से दबाया। इनको बगैर तलाशी के मत जाने देना। वो धीरे से बोला। राइट सर। एग्जैस्ट पर सूटेड बूटेड खड़ा रिटायर्ड कर्नल खावर सुनकर बोला। फिर उनकी तरफ मुड़ा जो जुमर के पीछे चले आ रहे थे। जुमर संजीदगी से आगे बढ़ जाती, मगर खावर ने खनखार कर मुतवज्जा किया। मैम, सर, जरा रहमत होगी आपको, प्लीज। जुमर ने चौंक कर उसे देखा। सादी का हल्क खुश्क हुआ। गड़बड़? क्या हुआ? दरअसल मिसेस जवाहरात का नेकलेस चोरी हो गया है। और खावर की समझ में नहीं आया वो डीए यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से क्या कहे, मगर डीए को अधूरे फुकरे समझने में देर नहीं लगती थी। अच्छा, मिसेस जवाहरात का नेकलेस चोरी हुआ है और अब आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं मैम, दरअसल जो लोग घर के अंदर गए थे उनको, मगर हम तो हाथ धोने गए थे, हुनैन ने एकदम रूहानी होकर कहा। खावर ने बात संभालनी चाहिए, मगर जुमर के तो सर पे लग चुकी थी। अच्छा, आपका मतलब है मेरे बच्चे चोर हैं? मैम, सादी साहब अंदर गए थे तो मेरे पास फुटेज। एक मिनट, पहले हुनैन और सेम चोर थे, अब शादी हो गया और अगले मिनट में मैं होंगी, और अब आप हमें चोरों की तरह लाइन में खड़ा करके हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं मैम, आप नहीं, मैं नहीं तो मेरी फैमिली के बच्चे। इनकी तलाशी लेने से पहले आपको मेरी तलाशी लेना होगी, मगर इस अंधेरे कोने में नहीं, वहां उन तमाम मेहमानों के सामने दूंगी मैं तलाशी, ताकि उनको भी पता चले आप लोग इज्जत से बुलाकर इज्जत से कैसे रुखसत करते हैं। सूरत हाल बिगड़ गई। हाशिम छंबे से उनको देखता उस तरफ आ रहा था। जुमर, सादी, खाना लगने वाला है, आप लोग इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं? जुमर ने चेहरा घुमाकर तीखी नजरों से हाशिम को देखा। मैं बहुत ज्यादा सराहूंगी इस बात को हाशिम, अगर आप अपनी अधिकारी पसे पुश डाल दें, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि आपका गार्ड आपके कहे बगैर हमें यूं रोक सकता है। मगर क्या हुआ है खावर? हाशिम ने हैरत और उलझन से खावर को देखा, जो नफी में सर हिलाता कुछ कहना चाह रहा था। आपकी मम्मी का नेकलेस चोरी हुआ है, हमारी तलाशी लेनी है इन्हें, हुनैन ने बेबसी से कहा। तलाशी वॉट? हाशिम ने बेयकीनी से खावर को देखा। सादी पैंट की जेबों में हाथ डाले अब कदरे इत्मीनान से सर झुकाए खड़ा था। खावर उसके मुकरने के लिए तैयार न था। वो गड़बड़ा गया। सर, मेरा ये मतलब नहीं था, जल्दी से संभल कर बोला। ये मेरे मेहमान हैं खावर। वो दबा दबा सा उस पर बरसा।
जुमर ने सर झटका। अपनी वजाहतें महफूज रखिए हाशिम, आप मेरे भतीजे को फारस का भांजा होने की सजा नहीं दे सकते। सादी ने चौंक कर उसे देखा और हाशिम ने भी। जुमर ने उचटती निगाह उस पर डाली। ना मैं आज पैदा हुई हूँ और ना आप। सादी फारस के लिए कोशिश कर रहा था, तो जब वो रिहा हुआ तो इतने अरसे बाद आपको सादी को इनवाइट करने का ख्याल आ गया। आपको जानना था कि फारस कैसे रिहा हुआ या फिर सादी को इस बात की सजा देनी थी। मकसद जो भी था, आप मेरे भतीजे को यूं बेइज्जत नहीं कर सकते। आपके और फारस के खानदानी झगड़ों से हमारा ताल्लुक नहीं है। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ नहीं समझ रही। चलो, जमर कहकर आगे बढ़ गई। हुनैन और सैम झट पीछे हो लिए। सादी आखिर में निकला और फिर मुड़कर हाशिम को देखा। हाशिम बिल्कुल बदली हुई निगाहों से उसे ही घूर रहा था। सादी जल्दी से पलट गया। सर, खावा ने बेबसी से उसे जाते देखा, जो यकीनन कुछ ले कर गया था। जाने दो उसे, आज जाने दो, वो करवाहट से कहता पलट गया। पीछे खड़ा नौशहरवां तलमलाहट से सब देख रहा था। आप इसकी फुप्पो से डर गए, उसको जाने दिया। मैं किसी से नहीं डरता, आगे मौका आएगा। और इसको बताया क्यों नहीं कि इसकी बहन ने सुबह कैसे आपसे मदद मांगी थी। नौशहरवां इसके साथ चलता खौलन से कह रहा था। इसके दिल में सादी की रकाबत के अंगारे दहकना कम नहीं हुए थे। बताऊंगा, जब इसके मुंह पर थप्पड़ मारना होगा तब बताऊंगा, वो तलखी से कहता आगे बढ़ गया। मगर भाई, मेहमानों से भरा पड़ा है घर, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता अभी। उसने सारी बात खत्म कर दी। अपने ही होते हैं दिल पे जो वार करते हैं मोहसिन, गैरों को क्या खबर दिल किस बात पे दुखता है। सड़क तारीख थी मगर सुनसान नहीं। ट्रैफिक चल रही थी। सादी खामोशी से ड्राइव कर रहा था और सीम पिछली सीट पर आंखें मूंधे पड़ा था। मुझे यकीन नहीं आता कि हाशिम इस हद तक जा सकता है। जमर बैंड स्क्रीन के पार देखती तलखी से बोली। भवें अभी तक नाराजगी से भिजी हुई थी। फुप्पो, उनके गार्ड की गलती पे उनको ब्लेम मत करें। इसमें सब हाशिम भाई का कोई कसूर नहीं। पीछे बैठी हुनैन तेजी से आगे हुई। हुनैन, मुलाजिम मालिक के इशारे के बगैर इतना बड़ा काम नहीं किया करते और हाशिम के मुलाजिम कभी भी नहीं। फुप्पो ठीक कह रही हैं। हाशिम भाई हमें बेइज्जत करना चाहते थे। सादी ने कहते हुए कार रोकी। मेरा रेस्टोरेंट जाने का दिल नहीं है सादी, कुछ टेक अवे कर लो। दमर उकताई हुई बोली। सादी ने असबात में सर हिलाते हुए हुनैन को इशारा किया कि वो पिछली सीट पे पड़े इसके कोट से वॉलेट निकाल दे। उधर हुनैन ने कोट उठाया, उधर जमर ने पर्स खोला। फुप्पो मैं दे रहा हूँ। हन्ना, वॉलेट दो मेरा। अब के सादी को दुरुस्ती से कहना पड़ा क्योंकि हुनैन वॉलेट नहीं दे रही थी। हुनैन ने वॉलेट निकाला भी नहीं था, इसने कुछ और निकाला था। किसी एहसास के तहत जुमर और सादी ने पलट कर देखा। वो 2 उंगलियों में जगमगाता नेकलेस उठाए हैरत से देख रही थी। जुमर की निगाहें वहीं ठहर गईं। सांस रुक गया और सादी को तो अपने इर्द गिर्द हर आवाज आना बंद हो चुकी थी। ये कोर्ट में था। हुनैन ने उलझन और परेशानी से इन दोनों को देखा। ये मिसेस कारदार का है, मैं इसे पहचानती हूँ, सख्त आवाज में वो बोली और इन्हीं बर्फीली नजरों से सादी को देखा। ये इधर कैसे? और तब भी हैरान और परेशान सादी यूसुफ ने चौंक कर जुमर के तासुरात देखे। नहीं फुप्पो, आप गलत समझ रही हैं। सादी, गाड़ी चलाओ। वो सीधी हो गई, चेहरा बिल्कुल सपाट था। फुप्पो, आपको लगता है ये मैंने चुराया है? मैं चोर हूँ? हक्का बक्का सादी का तो जैसे दिल ही टूट गया। सादी, गाड़ी चलाओ। ये हाशिम ने मुझ पर प्लांट किया है, उसने मुझ पे सेटअप किया है। मैं आपको सब बताऊंगा, मगर मुझ पर एतबार तो करें। एतबार? जुमर ने दुखी निगाहों से उसे देखा। और अगर वहाँ तुम्हारी तलाशी ली जाती और ये तुम्हारे पास से निकलता तो क्या मैं इस शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहती? सादी, मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया था। तुम वो सादी नहीं हो जिसको मैं जानती थी।
سعدی نے بے بسی سے اسٹیئرنگ پر ماتھا مارا۔ میں نے اگر یہ چرایا ہوتا تو کیا کوٹ اتار کر یوں پھینک دیتا؟ میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ بھائی چوری نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ کسی نے بھائی کی جیب میں ڈالا ہوگا۔ حنین سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا۔ کسی نے نہیں، ہاشم نے۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ سعدی، مجھے گھر ڈراپ کر دو، ابھی اور اسی وقت۔ وہ رخ موڑ کر شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کہ آپ کو ڈراپ کر دو؟ آپ مجھے اتنے کرائسس میں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے زمر۔ جذبات کی انتہا تھی کہ اس کے لبوں سے زمر نکلا، وہ جو 21 برس زمر رہی تھی اور پچھلے 4 سال کی سرد مہری کی دیوار کے بعد پھپھو بنی تھی۔ اس کو یہ لفظ چابک کی طرح لگا۔ بہت تڑپ کر اس نے سلگتی نظروں سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اور میرے کرائسس میں تم میرے ساتھ تھے؟ یہ تو ایک چوری ہے۔ تم اچھا وکیل کر لو تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کر لو گے۔ یہ کرائسس نہیں ہے۔ کرائسس وہ تھا جس میں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ تمہیں پتا ہے سعدی، جب کسی کی کمر چیر کر گردہ نکالا جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ تم کبھی بھی وہ تکلیف نہیں سمجھ سکتے اور بات کرتے ہو کرائسس کی۔ سعدی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ حنین کو لگا وہ نیلا پڑ جائے گا، مگر وہ نہیں پڑا۔ ہر زہر نیلا نہیں کرتا۔ آپ نے آج کہہ ہی دیا۔ زمر نے سر جھٹک کر رخ موڑ لیا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ڈراپ می۔ اس کو بنا دیکھے 2 لفظ بولے۔ حنین بس اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر کار اسٹارٹ کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے پاس نہیں تھا۔ میرا ٹیسٹ تھا پھپھو، اور میں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حنین کو لگا سعدی کی آنکھوں میں آنسو ہیں یا شاید اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ دل گرفتہ سی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اٹس اوکے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، زمر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ گھر آیا تو وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئیں، اور امی البتہ اتنی خاموشی سے آ کر نہیں بیٹھی تھیں۔ ان کے پاس سوال تھے، کیا رہا، کون کون ملا، کھانے میں کیا تھا، مگر حنین اور سعدی کے پاس ان کے جواب نہ تھے۔ سعدی نے حنین کو پہلے ہی کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا کہ امی دل کی مریضہ تھیں، اور سیم دنیا و مافیا سے بے خبر نیم دراز سو رہا تھا۔ ان کے جلوں کو زندگی کہہ کر اپنی نظر کا وقار کھو بیٹھے۔ کنٹرول روم میں اندھیرا تھا، صرف بڑی اسکرینز کی روشنیاں ان کے چہروں کو جگمگا رہی تھیں۔ ہاشم ٹانگ پر ٹانگ جمائے مٹھی لبوں پر رکھے پارٹی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ نوشرما جیبوں میں ہاتھ ڈالے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اور جواہرات بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ خاور کنٹرول پر بٹن دباتا ویڈیوز آگے اور پیچھے کر رہا تھا۔ سارا گھر ڈی بگ کرا لیا، اس نے کچھ نہیں رکھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہاری پوری فوج کی موجودگی میں وہ ہاشم کے کمرے میں داخل کیسے ہوا؟ وہ ضبط کھو کر خاور پر برس پڑی۔ اس نے کچھ نہیں رکھا، وہ کچھ لے کر گیا ہے۔ ہاشم غور سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولا، اور ڈی اے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ نوشرما کو اپنے علاوہ ہر ایک پہ شک تھا۔ ناممکن۔ پھر ایک دم ہاشم سیدھا ہوا۔ اسے پیچھے کرو۔ خاور نے ریوائنڈ کیا۔ کیک ٹیبل پر شہرین کیک کاٹ رہی تھی۔ پھر اس نے سونیا کی پلیٹ سے دل نکال کر ایک ڈش پر رکھا۔ اب وہ فیونا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر فیونا ڈش اٹھائے سعدی کی ٹیبل تک گئی۔ نظروں کے تبادلے، ہاشم کے لب بھیج گئے۔ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جواہرات کو حیرت ہوئی، حالانکہ وہ اس کے سامنے کئی دفعہ ملے تھے۔ وہ اتنے سال میری بیوی رہی ہے، اور سعدی فارس کا بھانجا ہے، وہ یقیناً ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہاشم اکتا کر بولا، نگاہیں ابھی تک ان پہ تھیں۔ اس دل پہ سونیا لکھا ہوا تھا، اس نے یہ سعدی کو کیوں بھجوایا؟ یوں ہی مہمان نوازی کر رہی ہوگی۔ نوشرما نے حمایت کرنے کی صحیح کی۔ جواہرات نے خاموشی سے اسے گھورا۔ وہ چپ ہو گیا۔ ہاشم ایک دم اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بامشکل 1 منٹ بعد وہ واپس آیا۔ خاور باہر جاؤ، تحکم سے کہا تو خاور فوراً ہی باہر نکل گیا۔ میرا لیپ ٹاپ باہر کیوں نکلا پڑا ہے؟ کس نے نکالا تھا؟ پھر اس نے چونک کر نوشرما کو دیکھا۔
تمہیں میرا پاسورڈ کیوں چاہیے تھا؟ وہ شہری کو آپ کے ہنی مون کی پکچرز، تم اس کے سامنے میرا پاسورڈ ڈالا تم نے۔ وہ غیظ اور غضب سے غراتا ہوا اس کے سر پر پہنچا۔ نوشہروان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جی مگر اس مطلب پرست عورت کے پاس سب تصویریں ہیں۔ اس نے تمہیں استعمال کیا میرا پاسورڈ لینے کے لیے، اور یہ تمہاری شہری نے اس گھٹیا آدمی کو میرے پاسورڈ دے دیا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتا اسکرین کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نہیں، شہری ایسا نہیں کر سکتی۔ نوشہرواں شاک تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں چھوڑا تھا میں نے اسے؟ وہ ایک مطلب پرست عورت ہے، مکار اور خود غرض۔ اس نے شادی کے لیے تمہیں استعمال کیا، اور اس نے پتہ نہیں میرا کمپیوٹر کھول کر کیا کیا دیکھا ہوگا۔ ہاشم کا سر چکرا کر رہ گیا۔ شہری ایسا نہیں کر سکتی بھائی، آپ کو بند کرو بکواس۔ ہاشم نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور سرخ پڑتی آنکھیں اس کے ششدر آنکھوں میں گویا گاڑ کر بولا، میں نے اگر کسی چیز کو اگنور کیا ہے تو اس لیے کہ شاید تمہیں خود ہی عقل آ جائے۔ وہ تم سے شادی کرے یا کسی سے بھی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اچھا ہوگا اگر تم خود اس بے وقوفیوں کی جنت سے باہر نکل آؤ۔ جھٹکے سے اس نے دم بخود کھڑے نوشہرواں کا گریبان چھوڑا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتا چڑھتا ہوا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ جواہرات اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ وہ جانتی ہے تم اسے پسند کرتے ہو۔ اب کہ وہ بولا تو نسبتاً لہجہ نرم کر لیا، اور وہ اتنی خود غرض ہے کہ تمہیں دھوکہ دینے میں اس نے لمحہ نہیں لگایا، اور وہ بھی شادی کے لیے۔ پتہ نہیں اس نے ان 13-14 منٹوں میں کیا کیا دیکھا ہوگا۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے اتنے اہم ڈاکومنٹس لیپ ٹاپ میں کیوں رکھے تھے؟ اچھا، اب میں اپنی رگوں سے خون بھی نکال لوں اس ڈر سے کہ کوئی خنجر نہ گھونپ دے۔ اور بہت کم ڈاکومنٹس ہیں لیپ ٹاپ میں، وہ بھی سیکیورٹی کی تہوں میں۔ نوشہروان نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اسے یقین آ گیا تھا، اور اسی لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جواہرات نے اس کی کوہنی کو نرمی سے چھوا۔ ان سب میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ 10-15 منٹ میں وہ کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے شیرو، جاؤ، جا کر سو جاؤ، اور رہی شیرین تو تم اس سے کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو جوڑ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس سوچ سمجھ کر کرنا جو بھی کرنا۔ جاؤ، شاباش، آرام کرو۔ وہ بڑے بھائی سے باپ بننے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ سوری بھائی، اس سے نگاہیں ملائے بغیر شیرو نے بہت سی باتوں کی معذرت ایک ساتھ کی اور کمرے سے نکل گیا۔ جواہرات حیران نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگا تھا میں نہیں جانتا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی تمہیں نہیں جانتی۔ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرائی، پھر اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر دبایا۔ وہ کل کا بچہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر کچھ کیا بھی تو میرے پاس اس کا حل ہے۔ جاؤ، چینج کرو اور سو جاؤ۔ ہاشم نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تم حساب دو گے شادی؟ سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، کتنا برا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ۔ اتوار کو سوائے سورج کے سب کچھ ہی سستی سے طلوع ہوا تھا۔ زمر فجر کے بعد سوئی تو پھر دیر سے اٹھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ گھنگریالے بال ہاتھوں سے سمیٹتے وہ سرہانے پڑے فون کی طرف متوجہ ہوئی جو بجے جا رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے کال لے لی۔ کہیے ہاشم۔ وہ جو اپنے گھر کے اندرونی جم میں ٹرینڈ مل پر بھاگ رہا تھا بے اختیار رکا، ہینڈ فری کان میں پکا کیا اور تولیے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے بولا، میں اپنے ملازم کی بے وقوفی پہ معذرت کرنا چاہتا ہوں، جو ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ زمر کی آنکھیں پھر سے جلنے لگیں۔ شادی کا آخری چہرہ یاد آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کو پالا تھا، بڑا کیا تھا، اس کے دکھ میں دکھ کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ایک غلطی پہ اتنا تو نہ سناتی۔ وہ خاموش رہی۔ ہاشم نے تولیے سے گردن کی پشت رگڑتے ہوئے دوبارہ کہا، اور میں کسی بھی ایسے واقعے کی وجہ سے اپنے اور آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔
وہ जूस की बोतल उठाए मुंह से लगाए बोल रहा था। तमतमाते चेहरे पर तनाव था और एहतियात थी। दुमन ने पैर बेड से उतारे, फोन कांधे और कान के दरमियान रखा, पोनी में बाल जकड़े। मेरा और आपका वर्किंग रिलेशनशिप 2-3 पर मबनी है हाशिम। 1, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। 2, हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 3, इन सब के बावजूद हम बहुत इज्जत से एक दूसरे के काम आते रहते हैं। सो इस ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए बेहतर है हम जाहिर करें कि कल कुछ भी नहीं हुआ। चप्पल पहनकर वो खड़ी हो गई। दुरुस्त वो ज़रा सा मुस्कुराया। मिसेस जवाहरात का नेकलेस मिल गया क्या? उसने ज़रा ठहर कर पूछा और हाशिम की आंखों में बहुत कुछ समझती हुई मुस्कुराहट उतरी। मेरी तरफ से वो नेकलेस जहन्नम में चला जाए। गुड। ज़मर ने फ़ोन बंद किया तो वो मुस्कुराते हुए मुड़ा। नौशरमा जिम में दाखिल हो रहा था। वो रात वाले ही लिबास में था, बिखरा बिखरा मुजमहिल, जबकि टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस हाशिम को देखकर लगता था वो एक पुरसुकून नींद के बाद जागा है। भाई मुझे माफ़ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो करीब आया तो उसका सर झुका हुआ था। हाशिम ने हैंड फ्री कान से निकालते हुए नरमी से उसे देखा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, शायरी ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। ये नाम सुनकर नौशरमा की आंखों में मलाल उभरा। उसकी चोट सदमे से गम के मरहले में दाखिल हो चुकी थी। उससे अगले मरहला गुस्से और इंतकाम का था। वो मुझे यूं एक्सप्लॉइट करेंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। वो एक दिन में जमा ताज़ीम के सलीक़े से वाहिद गैर ताज़ीम पर गिरा दी गई थी। ये बात तुम्हें मुझसे नहीं उससे कहनी चाहिए। मैं सोनिया को ड्रॉप करने उधर जा रहा हूँ। चेंज करो और मेरे साथ आओ। हाशिम ने इसका कांधा थपका। उसने चेहरा उठाकर बड़े भाई को शिकवा कनाह नज़रों से देखा। और वो शादी, उसकी क्या सज़ा होगी? उसकी सज़ा शुरू हो चुकी है। वो पकड़ा गया है। दुमा ने नेकलेस उसकी जेब से बरामद कर लिया है। अभी कॉल की थी उसको। डीए ने खुद बताया। वो हैरान हुआ। उसके लहजे ने बताया। उसने खुद नेकलेस का पूछा। इसकी आवाज़ से पता चल रहा था सादी अपना एतमाद खो चुका है। तैयार हो जाओ। नौशरवा के शाने को थपथपाकर वो आगे बढ़ गया। उधर ज़मर के घर में सदाकत बड़े अब्बा की चाय लिए इनके कमरे तक आया तो देखा वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। चेहरा झुका था और आवाज़ थकी थकी सी लगती थी। सदाकत चाय रखकर खामोशी से चला गया। इधर वो फ़ोन पर कह रहे थे, क्या वाकई ऐसा हुआ? तुम लम्हे भर के लिए यहाँ से दूर वाकई छोटे बागीचे वाले घर में आओ तो लाउंज में हुनैन सोफे पर बैठी फ़ोन कान से लगाए बरहमी से कह रही थी, अब्बा जुमर फुप्पो ने भाई की बहुत इंसल्ट की। उनको इसका हक नहीं था। वो नेकलेस आया कहाँ से? किसी ने डाल दिया होगा भाई की जेब में। मेरा भाई कोई चोर थोड़ी है। हाशिम, अब्बा ने सर झटका, मुझे वो हमेशा नापसंद रहा है, मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो घर आए मेहमानों के साथ ये करेगा। हाशिम भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो तुरंत बोली, जुमर फुप्पो का कसूर है। वो फारस मामू की रिहाई का बदला भाई से ले रही हैं। इनको मामू से बहुत बहुत दूर अंदर हुनैन के अंदर कुछ डूब कर उभरा। समझ नहीं आया कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करे और ऐसा क्या ताबीर दे। फिर दिल को सख्त करके बोली, इनको मामू के लिए वो ऐसा करती हैं। उसने फारस के खिलाफ गवाही तक वापस ले ली थी हुनैन। वो और क्या करे? मगर क्या ऐसे मामू की ज़िंदगी के 4 साल वापस आ जाएंगे? आप मिले हैं उनसे? नहीं ना। देखा है कैसे उखड़े उखड़े ज़िंदगी से बेजार लगते हैं। पहले तो जोक्स भी करते थे, मज़े की बातें करते थे, कम गो थे मगर जब भी बोलते मज़ा आता था। अब सिर्फ दिल दुखता है। वो आदर्दगी से कह रही थी। जुमर की जगह खुद को रख कर देखो तो वो हक बजानिब है। उसको जो जिस तरह दिखाया गया वो कैसे यकीन ना करती। बात यह है बड़े अब्बा कि मामू उनसे ज़्यादा हक बजानिब हैं। ये वो आखिरी बात थी जो हुनैन ने कही थी। और आप कब तक फुप्पो के पिघलने का इंतज़ार करेंगे? मेरा भाई कहता है हाथ पे हाथ धर के बैठना तो कल नहीं सुस्ती होती है, तवक्कुल नहीं सुस्ती होती है।
کچھ تو کرنا پڑتا ہے ابا. بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں میں نے کل رات. کیا وہ اب کبھی بھائی سے اچھے سے بات نہیں کریں گی؟ بہت محبت کرتا ہے بھائی ان سے. صرف بھائی. آخری لفظ کہتے ہوئے اس نے خود سے بھی نظریں چرائیں. ابا نے خاموشی سے فون رکھ دیا. اب ان کو کچھ کرنا تھا.